ये कहानी शुरू होती है मंगोलिया के रेगिस्तान से। ईस्ट एशिया का ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ कई कंपनियां आई होती हैं जो यहाँ पर तेल निकालना चाहती थीं, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन गलत होती है। यहाँ पर कोई तेल नहीं होता और अब ये सब की सब वापस जा रहे हैं। इन सब को वापस ले जाने के लिए यहाँ पर एक प्लेन भेजा गया है जिसके पायलट का नाम फ्रैंक होता है। उनके साथ उनका को पायलट भी होता है। दोनों यहाँ पर जितना भी सामान है और जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सब को लेकर यहाँ से बीजिंग जाएंगे। ये सब की सब प्लेन में बैठ जाते और बीजिंग के लिए निकल पड़ती है और तभी इस विशाल रेगिस्तान में तूफान आना शुरू हो जाता है। फ्रैंक का जो को पायलट होता है वो बोलता है, हमें क्या करना चाहिए। फ्रैंक कहता है कि हम अगर वापस गए तो हमें फ्यूल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा उड़ान भरने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है और इसमें कितना वक्त लगेगा मुझे नहीं पता, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। और फ्रैंक अपने प्लेन को और भी ऊपर ले जाते हैं ताकि प्लेन इस रेत के तूफान के ऊपर से निकल पाए। लेकिन यहाँ पर इनका प्लेन ओवरलोड होता है और ये तूफान में फंस जाते हैं। साथ ही साथ ये रेडियो से मदद के लिए संपर्क करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इनका संपर्क नहीं हो पाता और तभी रेत की वजह से इनका एक इंजन खराब हो जाता है। फ्रैंक कहते हैं कि मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी और वह इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए प्लेन को नीचे उतारना शुरू करता है। लेकिन ये लैंडिंग इतनी आसान नहीं है क्योंकि उसे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा होता और जैसे प्लेन और नीचे उतरता है तो इनके प्लेन का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकराता है, जिस वजह से पीछे का दरवाजा खोल जाता है और इनमें से एक पैसेंजर उड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब इनका प्लेन रेगिस्तान में घिसटता हुआ बहुत आगे तक जाता है। जब प्लेन रुकते हैं तो ये देखते हैं कि प्लेन में 2 पैसेंजर्स और मर चुकी होती है, लेकिन अभी भी ये बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर तूफान चल रहा है। और जब तूफान थमता है तो ये दिखाया जाता है कि इनका पूरा प्लेन रेत के अंदर दफन हो चुका है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद रेत वहां से उड़कर हट जाती है और उनका प्लेन एक बार फिर से विजिबल हो जाता है। ये सब की सब बाहर आती है और अपने खाने की सप्लाई चेक करती है तो पता चलता है कि उनके पास 1 महीने की खाने और पीने की सप्लाई है। इन्हीं में से एक आदमी होता है जो कहता है कि मैं चलकर यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। दरअसल इन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए 200 मील का सफर तय करना पड़ेगा। अब ये मंगोलिया में नहीं बल्कि चाइना में कहीं है, लेकिन इन्हें अपनी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होती है और ना ही इनका रेडियो काम कर रहा होता है। वो आदमी जो यहाँ से चलकर निकलना चाहता है वह कहता है कि मैंने मैराथन किया, मैंने हाइकिंग ट्रैकिंग की है, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। पर उसे बताया जाता है कि जुलाई का महीना है और रेगिस्तान में जुलाई का महीना सबसे गर्म होता है। अगर आप 1 गिलास पानी पियोगे तो कुछ ही मिनटों में आपके शरीर से पसीना बनकर 10 गिलास पानी निकल जाएगा। वह आदमी कहते हैं कि मैं सिर्फ रात को सफर करेंगे, पर उसे बताया जाता है कि लेकिन तुम्हें रास्ता पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं वह मैग्नेटिक हैं, तो तुम्हारा कंपास कभी भी काम नहीं करेगा, इसीलिए तुम गोल गोल घूमकर बार बार एक ही जगह पर आ जाओगे। तो उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ से इस वक्त अकेला नहीं निकाला जा सकता। अब उसी रात को जब ये सब की सब प्लेन के अंदर सो रहे होते हैं तो बाहर तूफान चल रहा होता है और तभी इनमें से एक आदमी जिसका नाम डिबिज होता है वह बाहर टॉयलेट करने के लिए जाता है और जब वापस आ रहा होता है तो उसका पैर पत्थर से टकराता है, जिसकी वजह से रेत से लुढ़कता हुआ नीचे की ओर चला जाता है। तूफान में उसे चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखता और वह रास्ता भटक जाता है। हालांकि मदद के लिए वह बहुत चिल्लाता भी है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। सुबह जब सब उठते हैं तो देखते ही उनका एक साथी डेविस गायब है। उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वह रेत में दफन हो चुका होता है और इस बात से सब परेशान होते हैं। इसलिए इनमें जो लाडीज होती है वह पायलट फ्रैंक के पास जाती है और वह फ्रैंक से पूछती कि कोई हमें यहाँ पर बचाने के लिए आएगा, इसकी कितने % चांस है। फ्रैंक कहता है कि 5%, लेकिन हम यहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि हम रेगिस्तान के बीचों बीच है। हमारे पास पानी और खाना बहुत कम है और इतने कम खाने और पानी के साथ अगर हमने चलना शुरू किया तो ये सब का सब 2 दिन में खत्म हो जाएगा और हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हालांकि इस बात की चांस बहुत कम है कि कोई हमें यहाँ पर ढूंढने के लिए आएगा, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर इंतजार करना प्रीफर करूंगा। वही बाहर जो लोग होते हैं धीरे धीरे उनकी उम्मीद टूटना शुरू हो जाती है कि कोई उन्हें यहाँ पर लेने के लिए आएगा। इसलिए इनमें से 2 लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और साथ ही वे अपने साथ कुछ पानी भी ले जा रही होती है। तभी फ्रैंक ये कहते हैं कि यहाँ से पानी कोई नहीं ले जाएगा और पानी की वजह से उनके बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है और जिस वजह से पानी गिर जाता है। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम एलीट होता है। वह उनके पास आता है और कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। मैं कई दिनों से इस प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और हम इस प्लेन को रीबिल्ड
रीबिल्ड करके एक दूसरा प्लेन बना सकते हैं। फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम प्लेन के बारे में क्या जानते हो। एलिट कहते हैं कि मैं प्लेन का डिजाइन किया करता था। वहाँ एलिट के बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि वह उस कंपनी के साथ काम नहीं करता था जो मंगोलिया में तेल निकाल रही थी। वह एक दिन वहाँ पर आया और उसके बाद से पिछले 2 सालों से वह उन्हीं के साथ था। यहाँ पर एलिट के बारे में जानने के बाद सब शॉक्ड होते हैं, लेकिन साथ ही साथ अब उनके अंदर एक उम्मीद भी है और वह सब तैयार हो जाते हैं कि वह इस प्लेन को रीबिल्ड करेंगे। लेकिन फ्रैंक उनकी बातों से सहमत नहीं होता। वह कहता ऐसा नहीं हो सकता और वह इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। और अगली सुबह इन्हीं में से एक और, जिसका नाम जेम्स होता है, वह यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर जो लेडी होती है उसे ढूंढने के लिए जा रही होती है, पर फ्रैंक उसे रोकते हैं, कहते हैं कि मैं जाऊंगा, और फ्रैंक उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह उन पहाड़ियों तक पहुंच जाता है जहाँ पर उनकी प्लेन का पिछला हिस्सा टकराया था और प्लेन से एक आदमी गिर गया था। उस आदमी की डेड बॉडी वहाँ पर अभी भी होती है, पर उसके शरीर पर उसके कपड़े नहीं होते और वहाँ पर कुछ गोलियों के कवर भी होते हैं। ये देखकर फ्रैंक पूरी तरह से हैरान रह जाता है और तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है। जेम्स कहता कि हमसे पहले भी यहाँ पर कोई आ चुका है। मैं यहाँ पर अपनी घड़ी लेने के लिए आया था जो मैं इसके साथ पोकर में हार गया था, पर अब इसके हाथ में वह घड़ी नहीं है। इसलिए वे समझ जाते हैं कि यहाँ पर रेगिस्तान के स्मगलर्स आए थे जो इनके साथी के हाथ से घड़ी ले गए। साथ ही साथ यहाँ पर गोलियों के कवर्स भी होती है, क्योंकि उन लुटेरों ने इनके साथी के शरीर पर गोलियां चलाकर अपनी निशानेबाजी की प्रैक्टिस की होती है। फ्रैंक जेम्स को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स मना कर देता है। वह कहते हैं कि तुम दोबारा प्लेन क्यों नहीं बनाना चाहते। फ्रैंक कहते क्योंकि मैं उन्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जेम्स कहते हैं कि इस दुनिया में हर एक इंसान प्यार चाहता है और अगर हम किसी को प्यार नहीं दे सकते तो हमें उसे उम्मीद देनी चाहिए, और अगर हम उसे उम्मीद भी नहीं दे सकते तो उसे वह करने देना चाहिए जो करना चाहते हैं। जेम्स की बातें सुनने के बाद फ्रैंक इन लोगों का प्लेन बनाने में साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं, बावजूद इसके कि उसे पूरा यकीन है कि प्लेन फिर से नहीं बन सकता। ये दोनों के दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहां प्लेन और बाकी के साथी हैं और अब ये सब मिलकर प्लेन बनाना शुरू कर देते हैं। ये दिन में काम नहीं करती क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, इसलिए पूरी रात काम करती है। पर परेशानियां तब बढ़ जाती हैं जब एक रात को इनका वह फ्यूल जो इन्होंने आग जलाने और जनरेटर चलाने के लिए रखा होता है, वेल्डिंग करते हुए उस पर चिंगारियां गिर जाती हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं जाती, लेकिन इनका सारा का सारा फ्यूल बर्बाद हो जाता है। अब इनके पास उतने ही पेट्रोल यानी कि उतने ही फ्यूल बचा है। जिस पेट्रोल से यहाँ से निकल सकते हैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें अब रात को नहीं बल्कि दिन में काम करना होगा। और दिन में यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते, ये दिन में काम करना शुरू कर देते हैं। और अब जो इन्होंने प्लेन को रीबिल्ड किया है उसमें इन्हें एक विंग को जोड़ना है और इनके पास एक ही मौका है। अगर ये विंग नीचे गिर गया तो ये कभी भी ऊपर नहीं ला सकते, क्योंकि इनके पास इतने भारी सामान को उठाने के लिए कोई भी क्रेन नहीं है और ये उसे धीरे धीरे ऊपर से छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वह जंजीर टूट जाती है जिससे उन्होंने उस विंग को होल्ड किया होता है। वह विंग बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ खिसक जाती है और उसी प्लेन से टकराते हैं। इस बात से सब हताश हो जाते हैं। प्लेन के अंदर पहले से इनके एक साथी होते हैं जिसे उस विंग को एक बोल्ट से जोड़ना है और तभी वह बाहर आते हैं। वह कहते हैं कि मैंने कर दिया। दरअसल जंजीर टूटने के बाद विंग जब फिसलकर नीचे प्लेन की तरफ गया था तो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर गया था जहां पर उसे जाना था। और इस विंग को जोड़ने के बाद इनके प्लेन का पूरा ढांचा तैयार हो चुका है। सबको अब उम्मीद है कि ये यहाँ से फ्लाई करके निकल जाएंगे, इसीलिए नाचना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ रेत भी हटा रही होती है ताकि एक ट्रैक तैयार कर सके और यहाँ से उड़ सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। एक दिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक तूफान भी आ जाता जिसमें बहुत सारी बिजलियां गिरना शुरू हो जाती हैं और इनके जो प्लेन का विंग है उसके अंदर पेट्रोल है, इसीलिए सब वहां से भागकर उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन एलिट वहां से नहीं जाता क्योंकि वह किसी भी कीमत पर इस प्लेन को नहीं खोना चाहता। और जब उसके ऊपर बिजली गिरने वाली होती है तभी फ्रैंक उसे पकड़कर वहां से ले जाता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है, क्योंकि अगर एलिट को कुछ हो गया तो इनमें से कोई भी नहीं है जो इस प्लेन को पूरा कर सके। ये इस प्लेन का नाम फिनिक्स रखते हैं। फिनिक्स दरअसल इजिप्शियन मिथोलॉजी के हिसाब से रेगिस्तान का एक ऐसा पक्षी है जिसे बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन उन्हें अभी भी फिनिक्स पर यानी कि अपने प्लेन पर बहुत काम करना है। धीरे धीरे इनका पानी भी खत्म हो रहा है और एक रात को वे रेत की चट्टान से देखते हैं कि इनसे काफी दूर कुछ लोग हैं जो टेंट लगाकर वहां पर सो रहे हैं। दरअसल ये सब स्मगलर होते हैं जो हथियारों का सप्लाई करते हैं, जो ऐसे बीहड़ रेगिस्तान के रास्तों से हथियारों की सप्लाई एक देश से दूसरे देश में करते हैं। फ्रैंक कहते कि हमें उनसे पानी की मदद मांगनी चाहिए, हालांकि एलीट मना करते हैं,
लेकिन फ्रैंक और उसके कुछ साथी वहां पर उन लोगों से पानी की मदद मांगने के लिए जाते हैं। फ्रैंक और उसके साथी पत्थर के पीछे से छुप छुप के जाते हैं ताकि अगर कोई भी खतरा हो तो पीछे से हमला कर दें। इनके पास गन भी होती है और जब वह स्मगलर से पानी की मदद मांगते हैं तो उनमें से एक आदमी इनके एक आदमी पर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसके दो साथी जो पत्थर के पीछे से इन पर गोलियां चला देती हैं और इनके आदमियों को मार देते हैं, लेकिन एक स्मगलर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि फ्रैंक के पास मौका था उसे पीछे से गोली मारने का, लेकिन वह गोली नहीं चलाता क्योंकि वह हत्यारा नहीं है। यहाँ पर जेम्स भी इन मरे हुए स्मगलर में से एक स्मगलर के हाथ में अपनी वही घड़ी देखता है जो उसके उस दोस्त के पास थी जिसकी प्लेन से गिरकर मृत्यु हो गई थी। यानी कि ये वही स्मगलर है जो पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं और इन्हीं स्मगलर ने इनके मरे हुए साथी के ऊपर गोलियां चलाई थी। यानी कि ये बहुत खतरनाक है। इन स्मगलर्स में से जो एक स्मगलर बच जाता है वह घायल होता है और ये सब उसे अपने प्लेन के पास ले आते। हालांकि कुछ लोग चाहते हैं कि इसे मार दिया जाए क्योंकि इसने इनके एक साथी को मारा है, लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से मना करता है। सबके बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू होती है और तभी एलिट उसे गोली मार देते हैं, जिस वजह से फ्रैंक और एलिट के बीच में आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाती है। एलिट फ्रैंक को ब्लेम करता है। वह कहते कि हम तुम्हारी वजह से यहाँ पर फंसे हैं और तुम्हारी वजह से हमारी साथी की जान गई क्योंकि मैंने मना किया था, फिर भी तुम वहां पर गए। और इस बात से फ्रैंक को गुस्सा आता है। वह एलिट को एक पंच मारता है और अब एलिट इन सबसे नाराज हो जाते हैं। उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। वह कहते हैं कि अब मैं प्लेन नहीं बनाऊंगा, मुझे जितना काम करना था मैंने कर लिया। मैं यहाँ पर 10 लोगों के बराबर काम करता हूँ और तुम सब आराम करते हो। कैली यहाँ पर उसके पास आती है और वह उसे कहते हैं कि तुम्हारे बिना हम इस प्लेन को नहीं बना सकते, हमें तुम्हारी जरूरत है। वह कहते हैं कि अगर सब मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तभी मैं इस प्लेन को बनाऊंगा, तो सबको उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, यहाँ तक कि फ्रैंक को भी। फ्रैंक कहते हैं कि तुम यहाँ के बॉस हो, प्लीज इस काम को खत्म करो। एलिट मान जाता है और एक बार फिर से सबके सब प्लेन के काम को खत्म करने में जुट जाते हैं। एक दिन वे दूरबीन से देखते हैं कि जो स्मगलर यहाँ से भाग गया था वह अब अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुंच चुका है, पर वह लोग आगे नहीं बढ़ रहे होते क्योंकि वह जानते हैं कि इनके पास हथियार है। दरअसल स्मगलर के पास जो हथियार थे अब वह इन्हीं के पास हैं, लेकिन स्मगलर को यह पता है कि इनका पीने का पानी और खाना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और जब ये पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगे तब वह इन पर हमला करेंगे। वही ये अब और भी जोरों शोरों से अपना काम करना शुरू कर देते हैं और इनका काम खत्म हो जाता है। और तभी फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है, इसमें कई सारे प्लेन्स के मॉडल होते हैं और इन्हीं मॉडल को देखकर एलिट ने इस प्लेन का मॉडल बनाया होता है। और यहाँ पर सबको ये पता चलता है कि एलिट जो प्लेन बनाता था दरअसल वह बच्चों के प्लेन थे, वह छोटे छोटे मॉडल्स बनाया करता था। हालांकि वह उड़ने वाली हुआ करती थी, लेकिन आज तक कभी भी उसने एक बड़ा प्लेन नहीं बनाया। इस बात से सबको गुस्सा आ जाता है, खास तौर पर यान को, और वह एलिट के सिर पर गन तान देता है। वह कहते हैं कि इतने हफ्तों से तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, ये प्लेन कभी नहीं उड़ने वाला क्योंकि तुमने आज से पहले कभी भी उड़ने वाला इतना बड़ा प्लेन नहीं बनाया। लेकिन एलिट को पूरा विश्वास है, वह कहते कि प्लेन उड़ेगा। हालांकि हम छोटे प्लेन बनाया करते थे, लेकिन वह रिमोट कंट्रोल वाले हुआ करते थे, पर उनमें बैलेंस की ज्यादा जरूरत होती है। फ्रैंक यान को रोक देते हैं और तभी यहाँ पर तूफान आना शुरू हो जाता है और जब हवा तेज होती है तो जो प्लेन इन्होंने इतने हफ्ते की मेहनत से बनाया होता है वह हवा में अपने आप ही हल्का हल्का उठना शुरू हो जाता है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि ये प्लेन उड़ेगा। उनके दिल में जो उम्मीद खत्म हो चुकी थी एक बार फिर से जाग उठती है, लेकिन ये रेगिस्तान का तूफान होता है जिस वजह से प्लेन पूरी तरह से रेत से ढक जाता है। तूफान खत्म होने के बाद सबके सब हताश होते हैं क्योंकि इन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि ये प्लेन इन सबको लेकर यहाँ से उड़ सकता है। लेकिन फ्रैंक कहते हैं कि हम सब ने इसे मेहनत से बनाया और इसे हम उड़ाकर यहाँ से ले जाएंगे। ये सब के सब प्लेन को रेत से निकालते हैं और खींचते हुए उस जगह तक ले जाते हैं जहाँ पर रेत नहीं होती है और प्लेन को स्टार्ट करती है तो प्लेन स्टार्ट होता है, लेकिन अगले पल वो बंद हो जाता है। ये कई बार ट्राई करते हैं और फाइनली इनका प्लेन स्टार्ट हो जाता है। प्लेन के इंजन की आवाज सुनकर जो स्मगलर होते वह इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वह घोड़ों पर अपनी गन्स लेकर इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ आ रहे हैं। ये सब के सब प्लेन के ऊपर चढ़ जाती हैं और विंग्स के साथ लटक जाती है। दरअसल इनके प्लेन का डिजाइन ऐसा होता है कि उसके अंदर बैठने के लिए किसी के लिए कोई जगह नहीं होती है। इन्होंने एक बहुत बड़े हवाई जहाज से एक छोटा सा प्लेन बनाया है और अब इनका प्लेन रनवे पर आगे बढ़ना शुरू करता है। पीछे से वह स्मगलर लगातार इन पर गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी गोली नहीं लगती और तभी इनका रनवे खत्म हो जाता है और इनका प्लेन एक गहरी खाई में गिर जाता है। स्मगलर को लगता है कि ये सब मारे गए, लेकिन अगले पल इनका फीनिक्स उस खाई से ऊपर उड़ता है और वे आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। ये सब के सब इससे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इतने हफ्तों से जो इन्होंने मेहनत की थी वह मेहनत इनकी कामयाब हो चुकी है और इस तरह से सब मौत को मात देकर इस रेगिस्तान से जहाँ से निकलना नामुमकिन है यहाँ से निकल जाती है और अंत में हमें इन सब की फोटोज दिखाई जाती है। ये सब की सब अपने परिवार के साथ अपने काम में खुश हैं।